महाकुंभ में सीएम योगी ने तगड़े इंतजाम किए हैं जो कल भी दिख गए। इसके बावजूद राजनीति हो रही। इसी तरह महाकुंभ में कुछ बाबाओं को लेकर भी विवाद खड़ा हो रहा है। महाकुंभ में दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। हर फील्ड से सनातन में आस्था रखने वाले लोग यहां आ रहे हैं। करोड़ों की नौकरी और मॉडलिंग वाली दुनिया छोड़कर लोग सनातन के रंग में दिख रहे हैं। आईआईटी बाबा और हर्षा रिछारिया इसके दो उदाहरण हैं। ये दोनों ही अब तक महाकुंभ में भयंकर वायरल थे। दोनों की जबरदस्त चर्चा हो रही थी। जैसे जैसे ये वायरल हो रहे हैं, चर्चित हो रहे हैं, वैसे ही इनको लेकर कंट्रोवर्सी भी हो रही है। लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि अगर ये गुमनाम रहते और महाकुंभ में चर्चा में ना आए होते तो शायद ये विवाद भी ना होते। लेकिन अब सवाल उठ रहा कि दोनों गायब कहां हो गए। आईआईटी बाबा को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो आईआईटी बाबा के आचरण को लेकर हो रही है। जूना अखाड़े के महंत ने आईआईटी बाबा अभय सिंह के बारे में जो कहा वो हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि आईआईटी बाबा कोई साधु था ही नहीं, वो अखाड़े के नहीं थे, वो मवाली था और जगह जगह रुकता और खाता था। वो गलत आदमी था, उसे मारकर निकाल दिया। वो हमारे अखाड़े का नाम बदनाम कर रहा था। अभय सिंह खुद को सोमेश्वर पुरी का शिष्य बताता था, जबकि सोमेश्वर पुरी का निधन 20 साल पहले हो गया है। अभय सिंह इधर उधर पड़ा रहता था, कभी इसके टेंट में तो कभी उसके टेंट में जाता था। जब इसके बारे में पता चला तो पीट कर उसे भगा दिया। जूना अखाड़े के महंत ने जो कहा वो उनकी राय हो सकती है, लेकिन महाकुंभ शुरू हुए 7 दिन हो चुके। इतने दिनों से अखाड़े को आईआईटी बाबा के बारे में कुछ नहीं पता चला। जब वो वायरल हुए और उनकी चर्चा होने लगी तो इस तरह के विवाद होने लगे, जिसके बाद ये भी अटकलें लगने लगी कि आईआईटी बाबा महाकुंभ से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल गए। कोई कह रहा पीट के भगा दिया, लेकिन हमारी टीम ने महाकुंभ में ही आईआईटी बाबा को ढूंढ निकाला। सुनिए खुद पर हो रहे विवाद पर हमारे सहयोगी को आईआईटी बाबा ने क्या बताया। इतनी बातें हो गई कि आप अशांत हो गए। कईयों ने तो ये कहा कि उनका दिमाग हिल गया है कि कोई मिले। मुझे मिला 16 मढ़ी के पास, उन्होंने कहा वो खिसक गए हैं और इसीलिए वो खिसक गए हैं। नहीं, ये सब तो पहली बार थोड़ी हुआ है मेरे साथ, बहुत पहले भी होता गया है। लोगों को ऐसे ही लगता है क्योंकि जो अब तुम्हारे हर एक भाव होते हैं ना अलग अलग टाइप के। जैसे मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ कि जैसे कृष्णा, काली और शिव। अब तुमको कृष्णा पसंद आता ज्यादा क्योंकि वो हंसता खेलता रहता है, मजाक करता रहता है, उल्टा पुल्टे जवाब देता रहता है। बट जब काली आते हैं वो बोलते हैं कि हाँ कुछ बकवास की तो सीधा खत्म। तब तुमको पसंद नहीं आता है वो। जबकि ऊर्जा वो सेम ही वैराग्य से आ रही है। एक वैराग्य में बस वो खेल के हिसाब से देख रहा है उसको कि हाँ इसका कोई मतलब नहीं है, ये खेल है। दूसरे वैराग्य के अंदर वो बोल रहे कि नहीं ये कुछ मतलब नहीं है इस चीज का, तो इसको यदि कुछ खत्म भी कर दिया जाए तो भी कोई मतलब नहीं है। महाकुंभ में पहुंचकर आईआईटी बाबा वायरल हुए तो उनके पुराने बयान भी सुर्खियों में आने लगे, जिनकी वजह से लोगों को उन पर सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। जैसे आईआईटी बाबा के इस बयान को ही सुन लीजिए, जिसमें वो अपनी महादेव से बात होने का दावा करते नजर आ रहे हैं और खुद को भगवान विष्णु बता रहे हैं। महादेव से बात करते हुए बोला यदि महादेव को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। जब सब कुछ प्रूव कर दूंगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा। महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि ये तो अपने आप को विष्णु का अवतार बता रहे हैं। कह रहे हैं महादेव से बात होती है, सुदर्शन से काट दूंगा, त्रिशूल से काट दूंगा। ये क्या है? आईआईटी बाबा अभय सिंह को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही। कोई इसे अध्यात्म की ताकत बता रहा है, कोई सनातन को प्रणाम कर रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में 2 किरदार ऐसे भी हैं जो सबसे ज्यादा परेशान। अभय सिंह के माता पिता बेटे के बात करते करते भावुक हो जाते हैं। एक तरफ अभय सिंह जीवन दर्शन को समझ रहे हैं तो वह उनके पिता चाहते हैं वो किसी भी हाल में घर वापस आ जाए। एक बार आईआईटी बाबा के माता पिता को सुनिए। 34 साल की उम्र है उसकी, आईआईटी वैसे कर रहा है वो, तो उसके ऊपर प्रेशर तो डाल नहीं सकते। और कौन माँ बाप चाहेगा कि भाई आपका बालक जो है वो वैरागी बने, जो एक ही लड़का हो। और तो देखो, क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए फिर से? मैं तो चाहता हूँ कल ही आ जाए। और यदि कोई इस तरह की हालात हो तो मैं कोशिश तो करूंगा उससे मिलने की भी। तो मनाने की कोशिश कभी की कि छोड़ो अध्यात्म, वापस आओ, गृहस्थ जीवन में करो, पारिवारिक जीवन में आओ? कभी इस तरह से आप लोगों ने मनाने की कोशिश की? तो 3-4 दिन पहले तो इल्म हुआ कि भाई उसने इस तरह वैराग्य धारण कर लिया। उससे पहले तो उसने कभी संकेत ही नहीं दिए। अब मैं वैराग्य भी ले सकता हूँ। वैसे सर अध्यात्म की तरफ क्या पहले से उनका झुकाव था बचपन से? बचपन से तो नहीं था। कनाडा से आने के बाद मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है भिवानी, वहां ले गया था तो मैंने वो डॉक्टर से पूछी थी। आईआईटी बाबा के माता पिता चाहते हैं कि वो घर लौट आए।
लेकिन आईआईटी बाबा अपने माता पिता पर दिए बयानों की वजह से भी कंट्रोवर्सी में आ गए। लोग माता पिता को लेकर उनकी सोच पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए अपने माता पिता से अपनी रिलेशनशिप को लेकर आईआईटी बाबा ने क्या बोला है। माँ बाप तो हमारे सनातन में हमेशा ईश्वर का ही रूप माने गए हैं। सबसे पहले प्रातःकाल उठ के उन्हीं के पैर छूने का विधान बताया गया है शास्त्रों में, और आप कह रहे हैं कि वही आपके साथ, आप उस तरीके से उनको परसीव ही नहीं करते। नहीं, वो तब तक है ना, वो गृहस्थ के अंदर ही है। वो गृहस्थ के बाद यदि तुम सत्य को देखोगे तो उसके हिसाब से तो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप ज्यादा होने ही नहीं चाहिए दूसरे के माँ बाप के हिसाब से। तुम अपने पड़ोसी को भी बराबर मानोगे और अपने घर वाले इंसान को भी बराबर मानोगे। सत्य तो वही होगा, तभी तो तुम्हारी डिटैचमेंट और वो सब कम होगी कि हाँ मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। जो आप अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, सारे के सारे इश्यू तो वही से अटकते ना कि जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी होने की वजह से उस चीज की इंपॉर्टेंस हो गई है कि वो मेरी मम्मी पापा। अरे तो उनको इक्वल ही मानते हुए, बाकियों से इक्वल मानते हुए, कोई आपसे मिलना चाहता है जिसने आपको जन्म दिया, तो आप जाएंगे मिलने? मतलब वो इक्वल मानते हुए तो वो मिलते ही नहीं है ना। मतलब वो तो ऊपर मान के मिलना पसंद करते हैं हमेशा कि आप जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला जिन्होंने आपको जन्म दिया है। नहीं, मैंने भी उनको बनाया है ना। लोग इस चीज को नहीं समझते कभी कि डुअल रिलेशनशिप में हमेशा एक रिलेशनशिप दूसरे रिलेशनशिप को पूर्ण करती है। माँ बाप जब तक हो ही नहीं सकते, माँ बाप जब तक पुत्र और पुत्री ना हो। आईआईटी बाबा अभय सिंह से जुड़े विवाद पर सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर चर्चाएं हो रही हैं। अभय सिंह भी अपने अजीबोगरीब बातों और हरकतों से इन चर्चाओं को खाद पानी दे रहे हैं। कभी वो मलंग बनकर नाचने लगते हैं तो कभी फक्कड़ों की तरह घूमते दिखते हैं। कोई अभय सिंह को ढोंगी कहता है तो किसी के लिए अभय सिंह फिलोसोफर हैं जो दर्शन की बातें करते हैं। अब उनके नए हुलिये की चर्चा हो रही है जिसमें वो माथे पर सिंदूर लगाए दिख रहे हैं। अभय सिंह ने सिंदूर क्यों लगाया है, सुनिए क्या बता रहे हैं। ये चेहरे पे मुस्कान तो वैसे ही है आपकी, लेकिन मैं ये मांग भरी हुई क्यों देख रहा हूँ? यहाँ ऊपर सिंदूर क्यों है? ये सब मैं करता रहता हूँ ना, अलग अलग सुझाव के लिए। ये सब को आप मतलब ऊपर वाली लीला मानो ना उसको। ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए क्या है ये? हाँ, ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए अपने अंदर से वो मेंटली भी रहता है ना ये चीज कि तुमने ये चीज की है तो अब तुम काइंड ऑफ लाइक वो चीज हट गई है साइकोलॉजिकली। इसलिए मान लो तुमने खुद से शादी कर ली, इनको ऐसे देखो ना, खुद से शादी कर ली मतलब कि अब तुम अपने आप में ही पूर्ण हो गए हो। तुमको कोई और नहीं चाहिए पूर्ण करने के लिए। तो आईआईटी बाबा ने खुद से शादी कर ली है इसलिए सिंदूर लगा रहे हैं। बात चाहे आईआईटी बाबा की हो या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया की हो, दोनों ही जमकर वायरल हुए। दोनों का कहना है कि वो अपने जीवन का अर्थ तलाश रहे हैं, अध्यात्म के सहारे अपने प्रश्नों का उत्तर खोज रहे हैं और इसी दौरान महाकुंभ में टॉकिंग पॉइंट बन गए। ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों की वजह से अखाड़ों में लोग परेशान होने लगे थे। दोनों की हरकतों की वजह से बेवजह का विवाद हो रहा है। इसी वजह से दोनों को एक तरह से महाकुंभ से चले जाने के लिए कह दिया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, बात तो अखाड़े से जुड़े लोग या अभय सिंह और हर्षा ही बता सकते हैं। प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा आयोजन चल रहा है, महाकुंभ, जिस पर दुनिया की नजरें हैं। 144 साल में हो रहे अद्भुत महाकुंभ की हर छोटी बड़ी घटना की देश दुनिया में चर्चा हो रही है। ऐसे में महाकुंभ में आग लग जाए तो अपने आप में बेहद खतरनाक खबर है और कल यानी रविवार को ऐसा ही हुआ। महाकुंभ में भयंकर आग लग गई। एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि करोड़ों की भीड़, हजारों लाखों तंबू और टेंट। ऐसे में आग लगी है तो पता नहीं क्या क्या भस्म हो जाएगा, कहीं पूरा महाकुंभ बर्बाद ना हो जाए, कितने लोगों की जान जाएगी। लेकिन यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैनेजमेंट है कि आग से सिर्फ तंबू जले, किसी एक व्यक्ति की जान नहीं गई, सबकी जान बच गई। आग लगने के आधे घंटे के अंदर उस भयंकर आग पर काबू पा लिया गया, मात्र आधे घंटे के अंदर। आप खुद सोच के देखिए कि महाकुंभ जैसे महाआयोजन में आग लगना कितना खतरनाक है। पता नहीं क्या क्या हो सकता था, लेकिन सीएम योगी की मुस्तैदी की वजह से, उनकी तैयारियों की वजह से बड़ा हादसा टल गया। जान माल की कोई हानि नहीं हुई। सीएम योगी ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी भी महाकुंभ के आयोजन पर पल पल की रिपोर्ट ले रहे। आग लगने की घटना के बाद पीएम मोदी ने सीएम योगी को फोन किया, पूरी जानकारी ली पीएम मोदी ने कि बताइए योगी जी क्या हुआ है, ठीक से है अब नहीं है, लोग ठीक हैं कि नहीं। सोचिए आप किस लेवल पर केंद्र और यूपी सरकार महाकुंभ को लेकर सेंसिटिव है और एक्टिव है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तैयार बैठे हैं कि महाकुंभ में कुछ हो और फौरन योगी सरकार पर हमला कर दो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने महाकुंभ में आग लगने की घटना को सरकार का फेलियर बताने में मिनट नहीं लगाए। यानी अभी हादसा हुआ नहीं, राजनीति शुरू हो गई।
वो भी सिर्फ इसलिए कि कहीं महाकुंभ के आयोजन का क्रेडिट सीएम योगी ना ले जाए। लेकिन सीएम योगी के सिस्टम ने सब फेल कर दिया। महाकुंभ में आग कैसे लगी, क्या आग लगी या लगाई गई, उस पर कैसे काबू पाया गया और किस तरह से राजनीति हो रही थी, आज आपको सब बताऊं। लेकिन पहले आपको कल हुई घटना का एक छोटा सा रिकैप दिखाता हूं। अभी तक से कोई भी हताहत की सूचना नहीं मिली है। सभी आग को रोक लिया गया है। जो साजिश करेगा वो पाताल के नीचे छुपा होगा तो भी निकाल लेंगे। कल यानी रविवार को महाकुंभ में आम दिनों की तरह ही सब कुछ चल रहा था। चारों तरफ चहल पहल थी, लोग आ रहे थे, स्नान कर रहे थे, जा रहे थे। लेकिन शाम 4 बजे के करीब रेलवे ब्रिज, जिसे शास्त्री ब्रिज भी कहते हैं, उसके नीचे भयंकर धुआं दिखने लगा। ऐसा आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर से ही नजर आने लगी। जिस इलाके में आग लगी वो महाकुंभ का सेक्टर 19 था। यहां पर गीता प्रेस के तंबू लगे हुए थे। आप खुद देखिए कि आग कितनी भयंकर दिख रही है। सोचिए, इसको बुझाने के लिए अगर सिस्टम ना होता तो क्या हुआ होता। महाकुंभ में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। चारों तरफ इस बात की चर्चा हो रही थी, आग कैसे लग गई, आग से कितना नुकसान हुआ। ये तस्वीरें देखकर किसी को भी ये लगेगा कि आग से सरकार की किरकिरी हो जाएगी। लेकिन महाकुंभ में सीएम योगी ने जो व्यवस्था की है गजब की, और सीएम योगी के मैनेजमेंट के सामने यह आग भी हार मान गई। महाकुंभ के सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कॉटेज और तंबू बने हुए हैं। यहीं से आग फैली थी। आग भड़की तो गीता प्रेस के कॉटेज में रखे सिलेंडर्स में धमाका होने लगा। एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिससे आग और तेजी से फैलती चली गई। इधर आग फैल रही थी, उधर प्रशासन अपनी तरफ से आग पर काबू पाने में लगा हुआ था। लेकिन सिलेंडर्स में हो रहे ब्लास्ट से लोगों के मन में डर बैठ रहा था। एक बार देखिए कल महाकुंभ में कैसे सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे, जरा देखिए तस्वीर। सिलेंडर ब्लास्ट की आवाज हो रही थी बॉस। महाकुंभ में सेक्टर 19 के ऊपर से ही एक रेलवे पुल गुजरता है। जिस समय आग की लपटें निकल रही थीं, धुआं आसमान में काले बादलों की तरह दिख रहा था, उसी समय रेलवे ब्रिज से एक ट्रेन भी गुजरती दिखी। देखिए मतलब कितना बड़ा कांड हो सकता था। सब बच गए बॉस। आप कल्पना करिए कितना खतरनाक हो सकता था। नीचे भयंकर आग लगी हुई है, सिलेंडर फट रहा है, ऊपर से ट्रेन गुजर रही। इससे पहले कि आग विकराल होती, दूसरे एरिया तक फैलती, प्रशासन ने आग पर कंट्रोल पा लिया, क्योंकि तैयारी थी। आपको हमने पहले ही दिखाया था कि कैसे आग बुझाना है, अगर लग जाए तो इसका पूरा ड्रेस रिहर्सल हुआ था। तो जैसे ही आग लगी तुरंत एकदम एक्टिव हो गई टीम। महाकुंभ में आग जैसी घटनाओं को कंट्रोल करने की तगड़ी व्यवस्था। कल ये दिख भी गया कि इमरजेंसी में फायर सर्विस कितनी तेजी से एक्टिव होकर काम करती है। देखते ही देखते आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ पुलिस के जवान भी आग बुझाने के काम में लगे हुए थे। खुद सीएम योगी जो कल प्रयागराज में ही थे, वो भी महाकुंभ पहुंच गए और जहां आग लगी थी उसका जायजा लिया। जब मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंच गए तो बाकी प्रशासन कितना मुस्तैद रहा होगा आप सोच सकते हैं। आपको दिखाता हूं कि जब सीएम योगी घटनास्थल पर पहुंचे तो क्या हुआ और कैसे लोग सीएम योगी और प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं। और ये देखिए मैं वहीं पर मौजूद हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं यहाँ मेला क्षेत्र में जो आग लगा था उसका जायजा लेने के लिए, और हम यहीं पर मौजूद हैं। देखिए हम यहीं पर मौजूद हैं। तीन से 4 मिनट में प्रशासन पूरी आ गई और 10 मिनट के अंदर चारों तरफ से प्रशासन ने घेर लिया। आग को काबू में प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग। अगर प्रशासन इतना शीघ्र न करती तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता था कुंभ के लिए। एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी थी, चूंकि मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम था। जो भी हो, नहीं वो तो यहाँ पर शुरू पर रहती है। इस आग को बचाने के लिए सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन का धन्यवाद। अमूमन ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस प्रशासन इन लोगों को गाली पड़ रही होती है, कहां थे, आए नहीं टाइम पे, इसलिए कांड हो गया। योगी सरकार की तैयारी देखिए कि पब्लिक तारीफ कर रही है कि बॉस सबको बचा लिए, नहीं तो कांड होता। महाकुंभ के आयोजन की तैयारी सीएम योगी और उनकी सरकार ने काफी पहले से शुरू कर दी थी। एक एक पॉइंट पर चर्चा हुई थी।
अब आपने जब पढ़ाई की है तो एग्जाम में कैसे फेल होइएगा? तो वही हुआ, नतीजा यही था कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी किसी की जान नहीं गई। आग लगने से 180 कॉटेज जलकर राख हो गए, बहुत सारे कल्पवासियों का सामान जल गया, कपड़े, बिस्तर, खाने का सामान सब कुछ स्वाहा हो गया, लेकिन किसी की जान नहीं गई, जो बड़ी सफलता है। इस आग में एक कल्पवासी का बक्सा भी जल गया। जब इसे खोला गया तो इसमें कैश निकला। बताया जा रहा है कि बक्से में 1 लाख रुपया था जो जल गया है। आग बुझने के बाद लोगों ने अपना बचा हुआ सामान तलाशने की कोशिश की। एक रिपोर्ट इस पर देखिए कि कैसे आग भड़की, फिर बताऊंगा योगी सरकार के मैनेजमेंट का कमाल, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये ओवरब्रिज आपको दिखाई दे रहा है जो कि प्रयागराज शहर को झूंसी से जोड़ता है। उसके ठीक नीचे गीता प्रेस का ये बड़ा सा कैंप था और वहीं पर ये आग लगी है। पहले सिलेंडर फटा, सिलेंडर फटने के बाद जो है आग लगती है। और मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए चारों ओर किस तरीके से सिर्फ काली राख दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, पानी डालकर आग को बुझाया गया। और सबसे बड़ी बात है, जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इस आग पर काबू पाने की कोशिश पहले शुरू कर दी थी। यहाँ पर स्टोर रूम था, यानी यहाँ पर सामान रखा हुआ था। यहाँ के एक स्थानीय है, आप यहीं पर थे जब आग यहीं पे उस समय मैं यहीं पे था। मैं गंगा जी की तरफ आ रहा था तो देखा तो अचानक बहुत तेज धुआं की लपट उठ रही थी और आग इतना तेजी से रूप ले रही थी कि अपने अंदर मतलब डर लग रहा था कि आग कितना फैल जाए। प्रशासन थे, ये एनडीआरएफ के जवान थे, उन लोगों ने तुरंत तत्काल दौड़ के गए और हमारे सामानों को फटाफट हटाते रहे, लेकिन तब तक आग पकड़ चुकी थी। कि इस आग को एक दायरे में सीमित कर लिया जब लोग यहाँ पर पहुंचे, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। यानी इस चारों ओर से जहां तक आपको अधिकारी या फिर एनडीआरएफ के लोग दिख रहे हैं, इस दायरे से बाहर आग कहीं भी जा नहीं पाई है। ये एक पहली बड़ी सफलता। दूसरी बड़ी सफलता है कि आग लगने के महाकुंभ में आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गया। आप देखिए कि कैसे प्रशासन ने आग पर काबू पाया। रविवार को शाम 4:08 पर आग लगने की खबर आई। 10 मिनट के अंदर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के 600 जवान एक्टिव हो गए। फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस के जवानों ने सबसे पहले लोगों को सुरक्षित निकाला। आग वाले इलाके में 400 टेंट्स को चारों तरफ से घेर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने आग वाले इलाके के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। इस तरह फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तेजी से घटनास्थल पर पहुंची। रेलवे की क्विक रिस्पॉन्स टीम मौके पर पहुंची। 45 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के आधे घंटे के अंदर इतनी भयंकर आग बुझा दी गई। महाकुंभ में आग बुझाने में मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन का बड़ा रोल है। सारी एजेंसीज ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया, जिसका नतीजा था कि आधे घंटे में सब हो गया। इसी तेजी से का नतीजा है कि महाकुंभ में न तो आग फैली, ना ही भगदड़ मची और ना ही किसी तरह की अफवाह फैली। सीएम योगी ने महाकुंभ के लिए जो इंतजाम किए हैं वो अपने पहले ही टेस्ट में पास हो गए। अब आपको यह भी दिखाता हूं, महाकुंभ में दरअसल 53 फायर स्टेशन बनाए गए हैं और 20 फायर पोस्ट बनाई गई हैं, जबकि पूरे प्रयागराज में 9 फायर स्टेशन है, लखनऊ में 11 फायर स्टेशन। महाकुंभ में 1300 फायरमैन डिप्लॉय किए गए हैं, जबकि प्रयागराज में 175 फायरमैन हैं, लखनऊ में 200 फायरमैन। 300 गाड़ियों की तैनाती की गई है। एक फायर स्टेशन 800 स्क्वायर मीटर कवर कर सकता है। आग लगने पर 3 मिनट पर स्पॉट पर पहुंच सकता है। यह व्यवस्था इस वक्त महाकुंभ में हो रखी है। यानी महाकुंभ में बिना किसी डर के लोग आ सकते हैं और संगम स्नान का आनंद ले सकते हैं। इसलिए आपको यह बातें बता रहा हूं। महाकुंभ में आग लगी और उसे फौरन कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आग लगी कैसे। इसकी भी जांच के आदेश दिए गए। आग क्या लगी या लगाई गई, तमाम चर्चा का विषय बना हुआ है। आग लगने की वजह को लेकर 2 थ्योरीज की चर्चा चल रही है। पहली यह कि खाना बनाते समय लापरवाही से आग लगी, आग लगने से सिलेंडर फटे और आग फैलती चली गई। दूसरी थ्योरी यह है कि टेंट के बाहर से चिंगारी आई थी, उससे आग लग गई। गीता प्रेस जिसके टेंट में आग लगी, उसके ट्रस्टी के मुताबिक आग टेंट के अंदर से नहीं लगी बॉस, आग बाहर से लगी थी। सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि साजिश की आशंका को लेकर यूपी सरकार ने क्या कहा। जहां हमने बाउंड्री लगाई है, यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारे इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए कॉटेज। महाकुंभ में आग लगने से गीता प्रेस के तंबुओं और कॉटेज का ही नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। गीता प्रेस के ट्रस्टी ने जो कहा, उससे साजिश की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। योगी सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और अगर किसी ने साजिश की होगी तो अगर वो पाताल में भी छुपा होगा तो उसका बचना मुश्किल है। सुनिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। जो साजिश करेगा वो पाताल के नीचे छुपा होगा तो भी निकाल लेंगे। अगर दुर्घटना है तो दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है। खैर, एक बड़ी दुर्घटना टल गई। अच्छे इंतजाम की वजह से किसी की जान नहीं गई।